नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एंड अचीव। आई एम हियर विद अनदर अमेजिंग लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन को लड़के पावर को गेन करने की कोशिश करते हैं। और अब्राहम लिंकन के वर्ड्स में डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया गया है एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एक सिमिलर आइडियोलॉजीज के लोगों की ग्रुप्स जो है एक साथ बन जाते हैं और वो ग्रुप का समूह जो है आपस में पॉलिटिकल पार्टी की तरह सामने आता है और वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपस में मिलके एक साथ इलेक्शन चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और पावर को गेन करने की जो है कोशिश वो लोग करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं उनके साथ आने का जो मेन उद्देश्य या तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे होता है, हो सकता है कोई एक इश्यू के बेसिस पे हो सकता है, या कोई भी अलग अलग विचारधाराओं के बेसिस पे हो सकता है। और उनका एक पर्टिकुलर वर्किंग स्टाइल होता है जिसकी वजह से वो देश को बेसिकली लीड करने की और देश के डेवलपमेंट के क्लेम जो है वो लोग करते हैं कि हमको अगर इलेक्ट करोगे तो आपको भारत देश को हम डेवलप करेंगे, आगे ले जाएंगे हमारी आइडियोलॉजी के बेसिस पे। आज हम दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत देश में किस किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज रेडिकल, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड रिएक्शनरी। रेडिकल दोस्तों वो पार्टीज होती हैं जो नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के ऊपर काम करती हैं। दैट मीन्स वो ये कहती हैं कि पुराने जो भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं देश को चला रहे थे वो सभी के सभी एकदम गलत हैं और हमको पूरा का पूरा कम्प्लीटली नए इंस्टीट्यूशन लाने की ज़रूरत है इन ऑर्डर फॉर बेटर डेवलपमेंट एंड बेटर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो होती हैं दोस्तों रेडिकल पार्टीज। लिबरल वो होती हैं दोस्तों जो कहती है कि नहीं, करंट जो सिस्टम वो तो सही चल रहा है लेकिन इसी सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। तो रिफॉर्म्स और सुधार यदि हो जाते हैं तो हमारा देश जो है सही तरीके से काम करेगा, बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। तो पूरा कंप्लीटली ओवरथ्रो करने की जरूरत नहीं है, इसी में हम अगर रिफॉर्म कर देते हैं तो वो लिबरल पार्टी बन जाती है। कंजर्वेटिव वो पार्टीज होती हैं जो जो स्टेटस को में बिलीव करती हैं। स्टेटस को का मतलब होता है दोस्तों कि जो सिस्टम चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है और यही सिस्टम कंटिन्यू आगे करना चाहिए। दैट मीन्स वो चेंज को एक तरह से रेजिस्ट करती हैं। वो ये कहती हैं कि नहीं, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है और हमें इसी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी चेंजेस आने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपोज करना चाहिए, वो गलत हैं और करंट सिस्टम एकदम सही है। वेरएज रिएक्शनरी वो पार्टीज होती हैं दोस्तों जो और पुराने इंस्टीट्यूशंस में जाने की बात करती हैं, फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, खास करके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां तक जाने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए भारत देश में 1991 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को लिबरलाइज, ग्लोबलाइज एंड प्राइवेटाइज किया था। उसके बाद से देश के बहुत ज़्यादा देश हमारा देश उसके बाद से बहुत आगे आया है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो अगर कोई पार्टी ये कहे कि नहीं, वो समय अच्छा था उसके पहले का, जब ये सी चीज़ नहीं हुई थी, उसके पहले जैसा गवर्नमेंट चल रही थी, हमें उसी स्टेज में वापस चले जाना चाहिए, दैट इज मोर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, उस स्टेज में हम दोबारा अगर चलने जाना चाहते हैं अगर कोई पार्टी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी, राइट। सो इट लिंक्स टू द ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 4 दोस्तों अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। रेडिकल वो जो पूरा का पूरा ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं, लिबरल वो जो रिफॉर्म करने की बात करते हैं, कंजर्वेटिव जो स्टेटस को बिलीव करते हैं, एंड रिएक्शनरी जो पुराने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जाने की कोशिश करते हैं। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारे भारत देश के इंडियन पार्टीज के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स हमारे भारत देश के पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, देखे जाते हैं। पहला दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में है और अलग अलग आइडियोलॉजीज के बेसिस पे उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। राइट विंग हो सकती है, लेफ्ट विंग हो सकती है, कास्ट के बेसिस पे हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, कोई पर्टिकुलर इशू के बेसिस पे हो सकती है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो देर आर डिफरेंट पार्टीज जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के बेसिस पे फॉर्म की गई हैं। दूसरा दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज छोटी छोटी स्प्रिंग अप कर चुकी हैं एंड हमारे देश में कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं लगाई गई है कि नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होनी चाहिए। इसी वजह से हर आदमी पावर को ग्रैब करने की कोशिश करता है और अपनी खुद की पार्टी बना लेता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत बहुत समय में ऐसा भी होता है कि पार्टीज की क्लियर कट आइडियोलॉजी खुद भी लोगों को पता नहीं होती कि है क्या।
Just they have formed the party just because they want to gain power, just because they want to gain control over the government. पावर में आने की वजह से उन्होंने पार्टी बनाई है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि उनका विजन क्या है, उनकी क्लियर कट आइडियोलॉजी क्या है। ये एक बड़ा नुकसान है, ड्रॉबैक है जो हमारे देश में देखने को मिलता है। तीसरा है दोस्तों पर्सनालिटी कल्ट। पर्सनालिटी कल्ट का सिंपली मतलब ये होता है दोस्तों कि, सॉरी थोड़ा सा ओवरराइड हो गया है, बट पर्सनालिटी कल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे पार्टी से ज़्यादा दोस्तों एक पर्टिकुलर इंसान की पर्सनालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि लोग बीजेपी को वोट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है काफ़ी करिस्मेटिक है। ऐसे ही अलग अलग लीडर्स जो हैं उनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ की वजह से लोग उनको देख करके पार्टी को वोट करते हैं। तो पर्सनालिटी कल्ट हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगला आता है दोस्तों इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि बहुत सारे छोटे छोटे हर रीजन की अलग अलग प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज हैं। किसी में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, किसी में पानी का प्रॉब्लम है, किसी में कुछ और अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, किसी में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किसी में बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं दोस्तों देखने को आपको मिलेंगे रीजन वाइज। किसी में मेडिकली बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, किसी में बैकवर्ड ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किसी में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, किसी में आपको माओइज्म है, किसी में नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो आपको इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, कहीं बॉर्डर एरियाज हैं। सो अलग अलग रीजन के अलग अलग दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से उनको प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अलग अलग पार्टीज का रीजन वाइज फॉर्मेशन हुआ है। देन वी ऑल्सो हैव फैक्शन एंड डिफेक्शंस। फैक्शन एंड डिफेक्शंस का मतलब होता है दोस्तों पार्टीज जो है अलग अलग गुटों में भी बढ़ जाती है, अलग अलग पार्टीज ज्वाइन करके एक बड़ी पार्टी भी बना लेती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की पावर को गेन करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में। इसके अलावा दोस्तों लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन, यानी कि हमारे देश में दोस्तों खास करके अभी ये और ज़्यादा ट्रू है दोस्तों, जब बीजेपी के रूल में अभी ये हद से ज़्यादा ट्रू है कि हमारे देश में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जनरली इतना अच्छा काम कर नहीं पाती जितना कि उनको करना चाहिए, बिकॉज रूलिंग पार्टी के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो अपने पावर के बेसिस पे मीडिया को भी मैनेज कर लेती हैं और इतनी ज़्यादा जो है अपने क्रिटिसिज्म को सामने नहीं आने देती हैं जितना कि आना चाहिए हेल्दी एक अच्छे डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन को सर्वाइव करने के लिए। तो इसीलिए हमारे देश में अपोजिशन की भी काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। देन दे आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स। ट्रेडिशनल फैक्टर्स का मतलब दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं, उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो कई बार भले हमारा भारत देश सेकुलर सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेडिशनल फैक्टर्स के बेसिस पे फॉर्म की जाती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी एक पार्टी है उसको नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्निशन कब मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि रिकॉग्निशन भारत देश की एक बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करती है, जो कि देश में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टू दी पोस्ट टू द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों का ही इलेक्शन जो है करवाती है, विधानसभा एज वेल एज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो नेशनल पार्टी के स्टेटस जो है बहुत सारी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन देता है। क्या क्या वो क्राइटेरिया है दोस्तों, एनी वन ऑफ द प्रोविजन शुड बी फुलफिल्ड। क्या क्या प्रोविजन दोस्तों, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। मान लीजिए एक पार्टी है जो 4 स्टेटों में स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऑटोमेटिकली वो नेशनल पार्टी की तरह उसको जो है रिकॉग्निशन मिल जाएगा। या फिर इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 or more states जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडिशन इट मींस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम स्टेट्स। यानी कि 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में 6% ऑफ वैलिड वोट्स अगर उस पार्टी को मिले हैं, ठीक है, एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडिशन 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम स्टेट्स, मतलब कि उन सभी स्टेटों से या तो वो 4 सीट जीते, ठीक है, मतलब एंड इन एडिशन मींस एक तो 4 सीट जीते उन सभी स्टेट से लोकसभा में, दूसरा चाहे लोकसभा चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में से किसी एक में 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड उसके पास होने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शन में से 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड उस पार्टी के पास होने चाहिए और उसी के साथ साथ उन सभी स्टेट से 4 सीट एटलीस्ट लोकसभा की होनी चाहिए, तब उसको नेशनल पार्टी का जो है क्राइटेरिया मिल जाएगा। If it means 2% of seats in Lok Sabha at general election and this condition are elected from 3 states, मतलब कि लोकसभा में 2% सीटें जो है जनरल इलेक्शन में उस पार्टी को मिल जाती हैं और ये जो सीटें हैं ये एटलीस्ट 3 अलग अलग स्टेटों से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट की सारी सीटें आ गई तो आपको नेशनल पार्टी मिल जाएगा, नहीं, 3 अलग अलग स्टेटों से आ रही हैं और ये 2% एटलीस्ट हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा
तो भी इसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है कठिन हो याद करना, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्टी को क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ऐसे ही आता है दोस्तों स्टेट पार्टी। हर स्टेट में एक स्टेट पार्टी की तरह जो है उसको रिकॉग्निशन मिलता है, और इन दोनों पार्टीज को बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं ये भी हम आगे देखेंगे कि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी होने का फायदा क्या है, या उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते भी हैं या नहीं। स्टेट पार्टी के लिए होता है दोस्तों कि पहली बात तो 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन एडिशन इट मींस 32 सीट्स इन द लोकसभा, मतलब लोकसभा में एटलीस्ट 32 सीट उसकी होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% ऑफ टोटल वोट्स होने चाहिए। यदि ये कंडीशन मीट कर जाती है तो फिर स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया उसको मिल जाएगा। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% सीट जीत जाए और 3% ऑफ सीट्स हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत जाए जनरल इलेक्शन, या 3 सीट्स इन जनरल असेंबली, दोनों में से कोई एक अगर क्राइटेरिया हो जाता है तो भी इसको स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया मिल जाएगा। या फिर इफ इट मींस 3 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एवरी 25 सीट्स ऑफ एनी फ्रैक्शन देयरऑफ अलॉटेड टू स्टेट्स एट जनरल इलेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्टेट में हर 25 सीटों में 3 सीट अगर वो पार्टी जीतती है तो आपको उसको स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए स्टेट में टोटल 75 सीट्स हैं तो उन 75 सीट्स में से 75 सीट्स में से हर 25 में 3 यानी कि 25-25 के 3 ग्रुप यानी कि 9 सीटें अगर वो पार्टी जीत जाती है तो उसको ऑटोमेटिकली स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया दे दिया जाएगा। या फिर सिंपल है इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड एट स्टेट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द स्टेट्स, यानी कि टोटल वैलिड वोट्स का यदि 8% वो सिक्योर कर लेती है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन एडिशन इट मींस 1 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम स्टेट, यानी कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स उसको मिले जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली में और साथ ही साथ 1 सीट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली भी वो और जीत जाए, ऐसा यदि हो जाएगा तो फिर उसको स्टेट पार्टी का जो क्राइटेरिया है वो मिल जाएगा। तो ये प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप याद रख सकते हैं, प्लीज रखिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में प्रीलिम्स में अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसको याद रख पाएंगे। अब आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों कि प्रिविलेजेस क्या क्या रिकॉग्नाइज पार्टीज को मिलती हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार पार्टीज के क्राइटेरिया क्या है, मतलब उसको प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं, बिकॉज फाइनली अगर उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है तो फिर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। तो क्या क्या प्रिविलेज है दोस्तों, पहला यह है कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एक ही प्रपोजर की जरूरत होती है, ठीक है। नॉमिनेशन जब फाइल करते हैं आप कैंडिडेट में इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपको प्रपोजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है उनको सिर्फ एक प्रपोजर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों स्टार कैंपेनर्स इनके 40 हो सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज पार्टी को सिर्फ 24 हो सकते हैं। स्टार कैंपेनर्स होते हैं जो मेन लोग होते हैं जो पार्टी के इलेक्शन कैंपेनिंग में मदद करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो स्टार कैंपेनर्स जो है यहाँ पे 40 लोगों को तक को आप अलाउ किया गया है, लेकिन बाकी अनरिकॉग्नाइज में सिर्फ 24 की अनुमति दी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ज्यादा पैसा खर्च इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंडिचर को इलेक्शन एक्सपेंडिचर में नहीं गिना जाता है। अनरिकॉग्नाइज पार्टी के लिए ट्रैवल एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंडिचर में गिना जाता है इलेक्शन में, बट यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंडिचर को हटा दिया जाता है, तो इतना प्रिविलेज उनको दिया जाता है। दूसरा, एवरी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी अलॉटेड अ सिंबल, नेशनल और स्टेट पार्टी को हमेशा एक सिंबल मिलता है, अनरिकॉग्नाइज पार्टीज को कोई भी सिंबल नहीं मिलता है, राइट। Reserve symbol for candidates set up by recognized parties, 3 symbols for the others, free symbols for the others, right। So जो भी recognized parties होती है दोस्तों उनके लिए reserve symbols होते हैं, और 3 नहीं है दोस्तों, free है, sorry for that, थोड़ा सा mistake हो गया राइटिंग में। free symbols for other का मतलब बाकी जो पार्टीज होती हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट्स होते हैं उन लोग जो हैं कोई भी लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स होते हैं उनमें से चाहें तो अपना सिंबल खुद अपने हिसाब से चुन सकते हैं, वो एक लिस्ट उनको मिल जाती है, उन लिस्ट में से जिसको जो अच्छा लगता है वो उठा लेता है। वेयर एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए जो है पहले से ही रिजर्व सिंबल्स इलेक्शन कमीशन जो है रिजर्व करके रखता है। तो ये था दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज का ओवरव्यू। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड आई होप कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। इट इज़ अ न्यू चैप्टर इन एडिशन इन
एडिशन टू द लक्ष्मीकांत बुक, पहले चैप्टर नहीं था, बट आई थिंक कि आप डेफिनेटली इसको अच्छे से समझ सकेंगे। एंड पढ़ते रहिए एंड हैव अ वेरी नाइस वीक। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जाम्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।